हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। इस वीडियो सीरीज़ में हम देख रहे हैं हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी हिंदी भाषा एवं साहित्य, जो जेपीएससी मेंस का पेपर 2 है यानी पत्र 2। इसमें हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो 150 नंबर का आता है, उससे संबंधित सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी का उद्गम और हिंदी का विकास, ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं और इसमें मैं हैंड रिटन नोट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है दोस्तों। इसमें हमें सिलेबस कवर करना है, इसलिए हम लिमिटेड ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम भी नहीं पढ़ेंगे। जितना आपके एग्ज़ाम में उपयोगी होगा बस उतना ही पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हैंड रिटन नोट के माध्यम से आपको एक सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, तो आइए, हमारा अगला टॉपिक है अवहट। अवहट क्या है दोस्तों, हम समझते हैं। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। ठीक है, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसका मतलब क्या है कि अपभ्रंश की समाप्ति की ओर अवहट की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, यानी जहाँ पे अपभ्रंश खत्म हो जाता है वहाँ पे अवहट की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और आर्य भाषाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आर्य भाषाओं को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। आदिकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में हमने 4 भाषाएं देखी थी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से जो उत्पन्न हुई हैं 4 भाषाएं देखी थी। क्या क्या हमने देखी थी? पाली, फिर हमने देखी थी प्राकृत और अपभ्रंश, और अपभ्रंश का स्पेलिंग ये है, और अवहट। ठीक है दोस्तों, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं थीं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से इन भाषाओं का जन्म हुआ है। तो इसमें हमने अपभ्रंश पहले ही देख लिया है। पाली और प्राकृत हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि यह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें पढ़ना है अपभ्रंश और अवहट। अपभ्रंश को हमने पहले ही पढ़ लिया है, अब अवहट इसमें पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बाद आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म होता है। ठीक है, तो मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच जो भाषा एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है और उसमें जो भाषा उत्पन्न होती है वह है अवहट। मतलब ये एक ट्रांजिशनल पीरियड की भाषा है। जब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से जब हम आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो उस ट्रांजिशन में, उस शिफ्टिंग में जो भाषा काम करती है, जिस भाषा का उत्पादन होता है, वो है अवहट। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको अवहट कहा गया है। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा गया है। ठीक है, अपभ्रंश की समाप्ति और अवहट की शुरुआती। अपभ्रंश की समाप्ति और अवहट की शुरुआत। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार उत्तरकालीन अपभ्रंश ही अवहट है, यानी जहाँ पे अपभ्रंश समाप्त हो रही है वहाँ पे अवहट की शुरुआत हो रही है। इसलिए इसको भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है? उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा है। इसे संधि काल की भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, संधि काल की भाषा कहा जाता है। तो ये आप याद कर लेना कि भोलानाथ तिवारी ने इसको उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा है और इसे संधि काल की भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपभ्रंश के उत्तर काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय काल से पूर्व विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, फिर अवहट की कुछ विशेषताएं हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अवहट अपभ्रंश से अधिक भिन्न नहीं है। तो अपभ्रंश की समाप्ति पर ही इसका जन्म होता है अवहट का, इसलिए ज़्यादा भिन्न नहीं है अपभ्रंश से। संस्कृत की अ और औ ध्वनियाँ जो पाली में लुप्त हो गई थी, पुनः प्रयुक्त हुई। इसमें हमने देखा था कि अ और औ ध्वनियाँ जो हैं ये आदिकालीन हिंदी में आई थी। ठीक है, आदिकालीन हिंदी में अ और औ ध्वनियाँ आई थी। ठीक है, ये पाली में लुप्त हो गई थी। पाली में अ और औ का कंसेप्ट नहीं था, और उससे पहले संस्कृत में अ और औ ध्वनियाँ होती थी, लेकिन बीच में पाली में लुप्त हो गई। लेकिन अब अवहट में ये पुनः प्रकट हो गई। ढ़ और ढ़ ये ध्वनियाँ विकसित हो गई अवहट में। ठीक है, स्वर गुच्छ में संकोच की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। जैसे अपभ्रंश में
भंडारिया, ये उदाहरण है, भंडारिया कहा जाता था, उसी को अवहट में भंडारी कहा गया। अंधार कहा जाता था, इसी को अवहट में अंधार कहा गया। स्पेलिंग देखिए, अंध आर, इसमें अंधार। स्वरगुच्छ संकोच हो गई, स्वरगुच्छ धीरे धीरे अब संकुचित होने लग गई। ठीक है। एक ही स्वर दो बार आने पर एक स्वर का लोप हुआ, जैसे धारित्री, धरती, गृहिणी से बना घरणी। ठीक है, मतलब एक ही स्वर जब दो बार आया तो एक स्वर का लोप हो गया। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत्य आ का लोप हुआ, तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जो आ आता है उसका लोप हो गया। जैसे शिक्षा, लास्ट में जो आ आया है इसका लोप हो गया और ये बन गया सीख। भिक्षा, इसमें लास्ट का आ का लोप हो गया और ये बन गया भीख। प्रारंभिक स्वर के दीर्घीकरण की प्रवृत्ति आई, जैसे मित्र से हो गया मीत। ठीक है, इसमें छोटी ई की मात्रा थी, इसमें बड़ी ई की मात्रा हो गई। चंद्र से हो गया चांद। अकारण अनुनासिक की प्रवृत्ति विकसित हुई, जैसे अक्षी से हो गया आँख, निद्रा से हो गया नींद। तो अनुनासिक जो है ये विकसित हो गई। कुछ अनुनासिक स्वर निरानुनासिक स्वर हो गए, जैसे हूँ, उसमें हो गया हऊ। मई से हो गया मई। ठीक है, यहाँ पे जो अनुनासिक स्वर था वो ख़त्म हो गया पूरी तरह और यहाँ पे लोप हो गया उसका। मई, यहाँ पे जो अनुनासिक स्वर था वो निरानुनासिक हो गया और हो गया मई। दीर्घीकरण की प्रवृत्ति आई, जैसे कम, यहाँ पे दीर्घीकरण हो गया काम। मित, यहाँ पे हो गया मीत। तो ये है अवहट। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, इतना भी आप लिख देंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा अवहट के बारे में। ये छोटी सी वीडियो थी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।